नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज मैं आपसे स्कंदगुप्त नाटक के बारे में कुछ बातचीत के टुकड़े लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत के बाद आप स्कंदगुप्त नाटक के अनेक पक्षों की समझ में विस्तार कर पाएंगे और अपनी समझ के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें परिवर्तन और परिवर्धन कर पाएंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख साहित्यकारों में सबसे शीर्ष पर विराजने वाले साहित्यकार। प्रसाद जी की साहित्यिक दुनिया की परिधि अत्यंत विस्तृत थी। उसमें अनेक तरह के रचना आस्वाद मिल जाते हैं। नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, यानी वह अनेक तरह की विधाओं में पारंगत होकर अपनी रचनाधर्मिता के उत्सव को लक्षित कर रहे थे। आइए आज हम लोग नाटक के बारे में बातचीत करें, उनके मशहूर नाटक स्कंदगुप्त के बारे में। लेकिन हम कुछ बुनियादी बातें उनके बारे में समझ लें। 2 बातें ख़ास तौर पर ध्यान देने लायक है जो कि स्कंदगुप्त नाटक से जिसका सिलसिला समझने में हमें आसानी होगी। पहली बात तो यह कि वे रोमांटिक संवेदना अपनी रचनाओं में अवश्य शामिल करते थे और दूसरी बात, वे इतिहास की बार बार यात्रा करते थे। इतिहास की यात्रा करते समय प्रसाद जी की जो रचनाधर्मिता है उसमें ख़ास बात यह है कि वे इतिहास की यात्रा करते समय इस तरह से यात्रा नहीं करते थे कि वह निर्जीव कालखंडों की यात्रा हो, बल्कि उसके सिरे को अपने समय तक विस्तृत भी करते थे। तो उनकी ऐतिहासिकता आधुनिकता से संवाद भी करती थी और इस तरह से उनका इतिहास बोध एक नायाब अनुभव बन जाता था, जिसमें अपने समय के सिरों को, उलझे हुए जो सिरे हैं उनको सुलझाने की चेष्टा दिखाई पड़ती थी। इसलिए प्रसाद का इतिहास बोध अन्य तमाम लोगों के इतिहास बोध से अलग है, क्योंकि उसमें केवल इतिहास की यात्रा नहीं है बल्कि उसके माध्यम से अपने वर्तमान के पुनर्सृजन की आकांक्षा भी नज़र आती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त इतिहास पर आधारित एक नाटक है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की। इस नाटक की रचना में इतिहास किस हद तक प्रस्तुत हुआ है तथा कल्पना का अद्भुत संयोजन इतिहास के साथ किस रूप में हुआ है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु पर जब हम एक नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि यह कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की राष्ट्रीय स्थितियों से प्रेरित होकर लिखा गया। राष्ट्र के उत्थान की भावना नाटक की भी मूल परेशानी है। गुलामी से देश की आज़ादी, इसके लिए किए गए सामूहिक प्रयासों को उन्होंने स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में पेश किया है। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत के क्रम में मैंने आपसे यह चर्चा की थी कि उनका इतिहास बोध इसलिए नायाब अनुभव है कि उसमें अपने वर्तमान की उलझी हुई जो सिराएं हैं उसको भी सुलझाने का एक उत्सव दिखाई पड़ता है। यानी वे बात तो कर रहे हैं इतिहास की, लेकिन उनके अपने समय के सच को सुलझाने की आकांक्षा नज़र आ रही है। यानी स्कंदगुप्त की बात करते समय भी जो बरतानी हुकूमत है उस गुलामी तक हमारी चेतना पहुंच पाए, यह प्रसाद की चेष्टा दिखाई पड़ती है। आइए सबसे पहले कथानक के बारे में बात करें। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के आंतरिक और बाहरी संघर्षों से पीड़ित ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक ऐतिहासिक नाटक है स्कंदगुप्त। अतीत भारत के इतिहास के इस कालखंड में गुप्त साम्राज्य गृह कलह, विघटनकारी आंतरिक तत्वों और विदेशी आक्रमणों का शिकार बन गया था। यानी वहाँ पर गृह कलह भी था और विघटनकारी आंतरिक तत्व भी थे, और ऐसी सूरत में किसी भी विदेशी आक्रमणकर्ता के लिए एक ऐसा अवसर हासिल हो जाता है जिसमें वह एक ऐसे देश पर आक्रमण की योजनाएं बनाए जो आंतरिक रूप से अनेक धड़ों में विभाजित हो और जिसमें गृह कला चरम पर हो। तो स्कंदगुप्त में भी इस तरह की सूरतें दिखाई पड़ रही थीं।
भिलसद के स्तंभलेख, मंदसौर और करमदंडा के शिलालेख तथा गुप्त काल की मुद्राओं में इस ऐतिहासिक स्थिति के उल्लेख मिलते हैं। यानी इन तमाम स्रोतों में उस समय की ऐतिहासिक जो हालत है, यानी गृह कलह और राष्ट्र की जो एक ऐसी स्थिति जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक सुलभ अवसर उपलब्ध हो, ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें राजपुरुषों और उनकी उपाधियों के जो नाम मिलते हैं उनका उपयोग करते हुए, यानी जो शिलालेख हैं भिलसद के स्तंभलेख या मंदसौर और करमदंडा के शिलालेख तथा गुप्त काल की मुद्राओं में जो राजपुरुषों और उनकी उपाधियों के जो नाम मिलते हैं उनका उपयोग करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक की ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखा और इस प्रकार इसे प्रसिद्धि इतिवृत्ति मूलक रूप दिया। यानी इसकी प्रसिद्धि को विस्तृत करने के लिए इतिवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का समावेश किया। इसमें इतिवृत्ति मूलक यानी जो यथातथ्य स्थितियां हैं उनका वर्णन करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो तथ्य है उसको सामने लाया जाए। इतिहास के परिदृश्य को अक्षुण्ण रखते हुए प्रसाद ने अपनी रचनात्मक कल्पना से इस नाटक में मानवीय संबंधों और संवेदनाओं तथा भारतीय दर्शन और संस्कृति के आधारभूत जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने के लिए काल्पनिक प्रसंगों को भी बड़ी कुशलता के साथ अवतरित किया है। यदि इतिहास में कल्पना के तत्व का मिश्रण न किया जाए तब तो वह इतिहास की परिधि से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। साहित्य की दुनिया में इतिहास आता भी है तो अपने साहित्य की रंगत के साथ, यानी उसमें तथ्यों के साथ साथ कल्पना का भी सम्मिश्रण किया जाता है। प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में ऐसा ही किया, तथ्यों के साथ कल्पना का सम्मिश्रण किया, जिससे इस रचना की उत्सव धर्मिता बढ़ गई या इस रचना की जो उपलब्धि है उसमें चार चांद लग गया। इन प्रसंगों के अवतरण से इतिहास का मूल परिदृश्य खंडित नहीं होता है। यह ध्यान देने की बात है कि कल्पना का इस तरह से उपयोग किया गया है कि उसमें ऐतिहासिकता की जो तथ्यात्मक बातें हैं वह खंडित नहीं हो। इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। इस समन्वय के फलस्वरूप ही इतिहास आत्मवान या प्राणवान प्रतीत होता है, यानी उसका विस्तार हमारे समय तक भी हो जाता है जिस समय में रचनाकार जी रहा है और रचना काल जयीपन के आस्वाद से परिपूर्ण हो जाती है। इतिहास के क्षीण कलेवर को कल्पना से सजीव तो किया जयशंकर प्रसाद जी ने, लेकिन ऐतिहासिक निष्ठा की क्षति नहीं होने दी है। इसके कारण नाटक के कथ्य पर एक जो रचना की उत्सव की बात होती है वह दिखाई पड़ती है, यानी नाटक के कथ्य का मार्मिक प्रभाव पड़ता है। स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से दीप्त प्रतीत होता है, यानी उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की आकांक्षा नजर आती है। नाटक की कल्पनात्मकता पर विचार करते समय प्रसाद जी सर्जनात्मक भंगिमाओं को ध्यान में रखना ज़रूरी समझते हैं। नाटक में स्कंदगुप्त इन्हीं पक्षों से घिरा हुआ बाह्य संघर्ष और अंतर्द्वंद से ग्रस्त दिखलाई पड़ता है। इस संघर्ष का कार्य या फल बाहरी आक्रमणकारियों और गृह कलह जनित आंतरिक विघटन के तत्वों से राष्ट्र जीवन को निरापद करना है, यानी राष्ट्र जीवन पर आक्रमणकारियों और गृह कलह के जो आंतरिक विघटन के तत्व नज़र आ रहे हैं उससे निरापद करना है, यानी उससे मुक्त करना है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए नाट्य वस्तु की योजना की गई है, जिसकी अपनी एकदम मौलिक नाट्य शैली है। इस नाट्य शैली में भारतीय रसवादी नाट्य रीति और पाश्चात्य संघर्षमूलक तत्वों का सुंदर समन्वय है। ज़रा ठहर कर इस बात पर हम लोग विचार कर लें कि इसका क्या मतलब हुआ। यानी जब हम ऐसा कहते हैं कि इस नाट्य शैली में भारतीय रसवादी नाट्य रीति और पाश्चात्य संघर्षमूलक तत्वों का सुंदर समन्वय है, तब इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय परंपरा में जो रस की परंपरा है, भारतीय परंपरा में रस को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी ऐसी जो विचारधाराएं हैं भारत में वे शीर्ष पर विराजती हैं, जिसमें माना जाता है कि किसी भी रचना का आस्वाद
का निर्धारण करते समय सबसे प्रधान तत्व रस को ही मानना चाहिए। रस की अनेक व्याख्याएं मिली हैं, लेकिन यहाँ पर उन व्याख्याओं के लिए अवसर नहीं है। फिलहाल हम लोग इतना समझें कि जो भारतीय रसवादी नाट्य रीति है, यानी रस को ही कविता की या नाटक की या किसी रचना की आत्मा मानना, वह और पाश्चात्य संघर्ष मूलक पश्चिम में संघर्ष को बड़ा महत्व दिया गया है और माना गया है कि दो विपरीत स्थितियों के संघर्ष को सामने रखकर उस तनाव से कविता या साहित्य के सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाए। तो स्कंदगुप्त एक ऐसी रचना है जिसमें भारतीय तरीके से यदि विचार करें तो रसवादी नाट्य शैली और पश्चिम के जो नाट्य सिद्धांत हैं उस तरीके से विचार करें तो दो विरुद्धों को आपने सामने रखकर जो तनाव से एक तत्व हासिल किया जाता है, उस सौंदर्य दृष्टि यानी इन दोनों का मिश्रण स्कंदगुप्त में नज़र आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का निर्माण भारतीय इतिहास के ऐसे कालखंड के आधार पर ही किया गया है जब देश एक और विदेशी आक्रांताओं से पद्दलित हो रहा था, तो दूसरी ओर देश के अंदर ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तलवारें खिंची हुई थी। अगर हम स्कंदगुप्त को एक रूपक के माध्यम से समझें तो हम आसानी से जान सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त के समय में हूण है वही खुद प्रसाद के समय में अंग्रेज़ हैं। जो स्कंदगुप्त के समय में ब्राह्मण और बौद्ध हैं वही प्रसाद के समय में हिंदू और मुसलमान हैं। इस तरह से प्रसाद इतिहास को इस तरह रचते हैं कि वह समकालीन दौर का ही प्रतिनिधि बन जाता है। प्रसाद ऐतिहासिक कथानक उठाते हैं, लेकिन उसका फलक अत्यधिक विराट होता है। अक्सर उनकी रचनाओं में संपूर्ण राष्ट्र की समस्याएं अभिव्यक्त होती हैं। वे उन्हें सरल रूप में नहीं बल्कि जटिल रूप में रखते हैं। उनके सामने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन के विविध रूप उपस्थित रहते हैं। इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उनके नाटकों को देखना होगा। हिंदी में नाटकों को इतने विराट परिप्रेक्ष्य में रचने का ऐसा उपक्रम बहुत कम हुआ है। इस दृष्टि से प्रसाद के नाटक अन्यतम कहे जा सकते हैं। लेकिन प्रसाद के नाटकों में कथा वस्तु की प्रस्तुति कहानी और उपन्यास की तरह नहीं की गई है। स्कंदगुप्त के कथा वस्तु में हमें पर्याप्त नाटकीयता के तत्व मिलते हैं। आइए रंगमंचीयता पर विचार करें। स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता पर बातचीत करते समय कुछ बिंदुओं को हमें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला के संबंध में हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रसाद के लिए नाटक एक साहित्य विधा है, यानी साहित्यिक विधा है, और इसी साहित्यिक रचनाशीलता की रक्षा करना इसकी पहली शर्त मानते हैं। इसी से प्रभावित होकर इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि नाटक की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नाटक के अनुसार रंगमंच को रूपांतरित किया जाना चाहिए। आप जानते ही हैं, नाटकों के आप अध्ययन करता हैं कि प्रसाद के समय एक अजीब तरह का विभाजन नाटकों में दिखाई पड़ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह पाठ्य नाटक है, कुछ लोग कह रहे थे कि यह रंगमंचीय नाटक है। लेकिन प्रसाद का खुद का वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। वो यह कह रहे हैं कि यदि नाटक को आप साहित्यिक विधा मानते हैं तो उसमें साहित्यिक तत्वों के निर्वाह का प्रयास करना चाहिए। रंगमंच को नाटक के मुताबिक बदलना होगा, यानी साहित्य के मुताबिक रंगमंच को अपनी मान्यताएं और अपनी प्रस्तुति के तरीके बदलने होंगे। प्रसाद की नाट्य कला के मौलिक स्वरूप को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। प्रसाद के नाटकों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि उनकी रचना साहित्यिक कृति के रूप में करने में वह किस हद तक सफल रहे हैं। प्रसाद के नाटकों का सही मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि उनका मंचन कितना कामयाबी के साथ किया जा सकता है, बल्कि एक रचनात्मक रचना के तौर पर वह कितना प्रभावशाली है, इस लिहाज से उनकी नाट्य कृति का मूल्यांकन संभव है। यह प्रसाद के नाटकों की ताकत भी है और सीमा भी है। इस दृष्टि से अगर हम स्कंदगुप्त पर विचार करें तो हम यह पाते हैं कि भले ही उसका मंचन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो, लेकिन साहित्यिक कृति के रूप में उनका अध्ययन बहुत ही प्रभावशाली है। पात्रों के बारे में विचार करें। नाटकों की रचना में चरित्र चित्रण की प्रधानता को बताने वाला अंतर्द्वंद होता है। अंतर्द्वंद मानवीय चरित्र को सजीव बनाता है। इस तत्व की उपस्थिति से ही पात्र सहज और जीवित लगते हैं। फिर भी प्रसाद का अंतर्द्वंद विधान द्विजेंद्र लाल राय से भिन्न है।
द्विजेंद्र लाल राय ने पात्रों के अंतर्द्वंद को अत्यधिक नाटकीय और भावातिरेक के साथ व्यक्त किया है, जो अतिरिक्त संवेगात्मक संलापों और अकारण उच्छ्वासों के वर्णन से ग्रसित है। पात्रों का शील निरूपण आशावादी भूमिका है। द्विजेंद्र लाल राय की तरह त्रासदी बोध, सुलभ निराशा और संशय की दृष्टि से यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति नहीं हुई है। जैसे हम नाटकों के इतिहास की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि प्रसाद के नाटकों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि में नायक के प्रयत्न सफलता प्राप्त करते हैं, अतः उनमें रस निष्पत्ति सुलभ है। चरित्र चित्रण को मनोवैज्ञानिक रूप देने के लिए प्रसाद ने पात्रों के अंतर्द्वंद को विरोधी स्थितियों के बीच रचा है, लेकिन उसे नितांत निराश और संशयग्रस्त भी नहीं होने दिया है। यानी तनाव तो है, लेकिन तनाव का जो लक्ष्य है या अंतर्द्वंद का लक्ष्य है वह संशय नहीं है, निराशा नहीं है। भाषा पर हम लोग बात करें, प्रसाद के नाटकों में संवादों की भाषा की काफ़ी आलोचना की जाती है। संस्कृत निष्ठ, तत्सम शब्दावली और काव्यात्मक विशेषताओं से युक्त भाषा को नाटकों के लिए कहा जाता है कि उपयुक्त नहीं है, लेकिन सुंदर बात यह है कि जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत निष्ठ, तत्सम शब्दावली और काव्यात्मक विशेषताओं से युक्त भाषा को ही अपने नाटकों का ताकत बना दिया, और यह बात स्कंदगुप्त में भी दिखाई पड़ती है। यदि हम आज के नाटकों की तुलना करते हैं प्रसाद के नाटकों से, तो अलग अलग तरह की भाषाएं नज़र आती हैं, लेकिन प्रसाद जिस इतिहास के कालखंड की यात्रा कर रहे थे उसमें इसी तरह की भाषा नाटकों की रचनाशीलता को बढ़ाने में कामयाब हो रही थी। यानी हिंदी की यह शैली जो उनके नाटकों में नज़र आती थी, उस शैली की अपनी सफलता है और वही प्रसाद के नाटकों की ताकत बनने में सहायक भी है। लेकिन उनकी नाट्य भाषा को जब हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रख कर देखते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि जो विभिन्न तरह की भाषा शैलियाँ होती हैं उसमें प्रसाद की भाषा शैली उनकी कथावस्तु और उनके चित्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वो उर्दू मिश्रित हिंदी से अलग तरह की हिंदी की तरफ जा रहे थे और उनका मानना था कि यदि अतीत के कालखंड का चित्रण कर रहे हैं तब वहाँ पर उसी नज़रिए से या उसी दृष्टिकोण से भाषा का सृजन होना चाहिए। उनकी जो स्कंदगुप्त कृति है उसमें साहित्यिक परिनिष्ठित और रचनात्मकता की एक विशेष तरह की शैली नज़र आती है। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, इसलिए छायावाद की काव्य भाषा का उन पर ज़बरदस्त असर था जो उनकी नाटकों की भाषा में भी दिखाई पड़ती है। स्कंदगुप्त की रचनाधर्मिता के विविध पक्षों पर हम लोगों ने बातचीत की। हमने पात्रों के बारे में जाना, हम लोगों ने रंगमंचीयता के तत्वों का आकलन किया, हम लोगों ने यह भी समझा कि किस तरह से उनके नाटकों की कथा वस्तु यानी स्कंदगुप्त की कथा वस्तु अपने समय से भी संवाद करती है। आइए यह समझने का प्रयास करें कि आखिर प्रसाद के नाटकों के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है क्या वह स्कंदगुप्त में भी अभिव्यक्त है। इस लिहाज से हम लोग स्कंदगुप्त का परीक्षण करें। दरअसल प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण की भावना तो अभिव्यक्त हुई ही है, लेकिन उनमें भारतीय जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन आदर्शों का स्वरूप भी व्यापक रूप में प्रकट हुआ है। इस लिहाज से हम स्कंदगुप्त पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण का तत्व भी है और जो सांस्कृतिक मूल्य है और जीवन आदर्श है, भारतीय जीवन आदर्श, उसके स्वरूप को भी इस नाटक में समन्वित करके प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जातीय जीवन के सभी पक्षों और रिश्तों को लक्ष्य कर भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों को प्रकाशित करने के अवसरों को प्रसाद की नाट्य चेतना अक्सर ढूंढती रहती है। आप उनके अन्य नाटक को भी देखिए, तब उसमें यह तत्व नज़र आता है। स्कंदगुप्त में भी यह बात नज़र आती है कि इसमें जातीय जीवन के सभी पक्ष हैं और जो भारतीय पारिवारिक मूल्य हैं, उनके जो रिश्ते हैं, उनको भी प्रकट करने का प्रयास किया गया है और जो जीवन मूल्य और आदर्श भारतीय समाज को आगे ले जाने में सहायक होते हैं, उसकी चित्रण की विशिष्ट शैली भी स्कंदगुप्त में नज़र आती है। दरअसल प्रसाद नाट्य वस्तु को
ऐसा घुमाव देते हैं जिसमें जो स्थितियां होती हैं वे स्वयं ही अपनी बात कहती हुई नज़र आने लगती हैं। वह प्रक्षेपित नहीं लगती हैं, वह ऊपर से जोड़ी हुई नहीं लगती हैं, बल्कि उनका जो कहना है वह रचना के द्वारा खुद ही प्रकट होता है और प्रक्षिप्त अंश के से अलग जो नाट्यवस्तु है उसका घुमाव इस तरफ जाता है कि वे अपने कथ्य को प्रकट करने में सफल होते हैं। स्कंदगुप्त में यह विशेषता नज़र आती है। चरित्र चित्रण के भीतर से रिश्तों को, सूत्रों को विकसित कर वे दर्शक को जीवन के अभीष्ट या काम्य मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं और स्कंदगुप्त नाटक में यह प्रयास उनका मुखरित होता हुआ नज़र आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद के नाटकों पर विचार किया और प्रसाद के नाटकों पर विचार करते हुए उन्होंने जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान देने लायक बात है कि जयशंकर प्रसाद अतीत की यात्रा करते हुए वर्तमान के समय से मुठभेड़ करते हैं। ठीक उसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो अपने समय के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने भी इतिहास के जो स्वर्णिम अध्याय हैं उन पर दृष्टिपात किया था और इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों के अध्येता के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान बनी थी और विशेषकर उन्होंने जो लोक धर्मी चेतना है उसके अलग अलग स्वरों को पहचानने का प्रयास किया था। तो अतीत और लोक धर्म दोनों को मिश्रित दृष्टि से पहचानने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद के नाटक पर विचार किया और उन्होंने पाया कि प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतस चेतना के दर्शन का सिंहद्वार अनावृत हो गया है। यानी जो अंतस चेतना है भारतीय दर्शन का, भारतीय अतीत का, भारतीय समाज का, भारतीय परंपरा का, उसे अनावृत करने का काम प्रसाद के नाटकों ने किया है, ऐसा मानना था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। स्कंदगुप्त के सिलसिले में जब हम विचार करते हैं तब पाते हैं कि उन्होंने हुणों के आक्रमण के द्वारा भारतवर्ष की जो उस समय की स्थिति थी और जो राजवंश के आपसी कलह थे उनके चित्रण के द्वारा उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था की जो आकांक्षा प्रकट की थी, उसके माध्यम से भारतीय परंपरा के जो दोनों तत्व हैं, यानी एक विरूप स्थितियों के बीच एक स्वर्णिम स्थिति को हासिल करना, इस लिहाज से स्कंदगुप्त एक समर्थ नाटक है। और जब यह बात हम लोग स्कंदगुप्त को देखते हुए पाते हैं तब हमें स्पष्ट यह बात समझ में आती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब ऐसा लिखा कि प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतस चेतना के दर्शन होते हैं या सिंहद्वार अनावृत हो जाता है, तब हम पाते हैं कि प्रसाद का यह स्कंदगुप्त नाटक सचमुच अंतस चेतना के दर्शन का सिंहद्वार है और इस सिंहद्वार के द्वारा हम प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के द्वारा अनेक तरह की सच्चाइयों को विस्तृत होते हुए, परिष्कृत होते हुए, चित्रित होते हुए पाते हैं। धन्यवाद।